आज हम इस वीडियो में सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या है, सबसे पहले इसे जानेंगे। सर्वनाम इसका मतलब क्या होता है, मतलब एक टाइप के नामों के बदले कोई अगर अलग शब्द आ जाता है, कोई ऐसा शब्द जो मतलब किसी भी नाम वाले को बुलाने के लिए प्रयुक्त हो सकता है, मतलब एक टाइप के किसी भी नाम वाले को बुलाने के लिए प्रयुक्त हो सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। जो शब्द ही क्या कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है। वैसे अगर हम परिभाषा पढ़ते हैं तो परिभाषाओं में हमेशा ये बताया जाता है कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम बोलते हैं। और सर्वनाम संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसी भी नाम को बोलते हैं। कोई भी नाम ही हमेशा क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। तो संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। और इसके कितने भेद होते हैं, सर्वनाम की बात करें तो इसके 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। उसमें से सबसे पहला भेद जो है वो क्या है, सबसे फर्स्ट नंबर में जो आता है वो कहलाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम वैसा सर्वनाम जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो, जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो, यानी कि पर्सनली किसी को इससे डिनोट किया जाए, बताया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम ये भी कितने प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, जो आप ग्रामर में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। इंग्लिश में अगर आप बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। इसका जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष। ये क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष किसको बोलेंगे, उत्तम पुरुष बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के सबसे पहला जो भेद है उसको हम उत्तम पुरुष बोलते हैं। उत्तम पुरुष कहा किसको जाता है, उत्तम पुरुष कहा जाता है जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, उसको क्या बोला जाता है, उत्तम पुरुष। वक्ता हो या फिर लेखक हो, इसमें या तो वक्ता आ सकता है या फिर लेखक आ सकता है। ठीक है। वक्ता या लेखक जो है वो जो आता है वो क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष। और अगर हम बात करें सेकेंड नंबर पर, तो सेकेंड को बोला जाता है मध्यम पुरुष। क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष। ठीक है। मध्यम पुरुष किसको बोलेंगे, मध्यम पुरुष जो होता है वो वक्ता या लेखक जिसको कुछ भी सुना रहा है, किसी को अगर कुछ भी सुनाया जाए, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो मैं वक्ता हुआ। या अगर मैं बुक लिखता, आप उसको पढ़ते, तो मैं लेखक होता और आप पाठक होते। ठीक है। तो वक्ता या लेखक क्या होगा, उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष कौन होगा, जो उसको रीड करेगा, यानी रीडर। हिंदी में बात करें तो पाठक बोलेंगे, सॉरी इसको श्रोता बोलेंगे। श्रोता सुनने वाले को, क्योंकि अगर कोई बोल रहा है तो कोई सुनेगा, इसको श्रोता बोलेंगे। लेकिन लेखक है, कोई लिखने वाला है, तो उसके लेख को कोई पढ़ने वाला होगा और पढ़ने वाले को पाठक कहा जाता है, पाठक। तो श्रोता हो या पाठक हो, उसे मध्यम पुरुष की श्रेणी में रखा जाता है। तीसरी बात है, तीसरा टाइप जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का, वो क्या है, तीसरा जो है ये बता रहा है अन्य पुरुष की तरफ इंगित कर रहा है, अन्य पुरुष। ये क्या बात करेगा, अन्य पुरुष बताता है हमें ये वक्ता
श्रोता को जो कह रहा है तो किसके बारे में कह रहा है, इसकी बात कर रहा है। जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ तो वक्ता हुआ, आप सुन रहे हैं श्रोता हुए, लेकिन किसके बारे में बात की जा रही है। मैं किसी पर्सन के बारे में बात कर सकता हूँ, किसी टॉपिक के बारे में बात कर सकता हूँ। तो जो पर्सन या टॉपिक कुछ भी होगा वो सब सारा क्या कहलाएगा, वो सब सभी आ जाएंगे अन्य पुरुष में। तो वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक से जिसके बारे में, या पाठक को जिसके बारे में बताएगा, क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष कहलाएगा। कौन अन्य पुरुष कहलाएगा, तो जिसके बारे में बताया जाएगा, जिसके बारे में, यानी वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक को जिसके बारे में बताएगा। मतलब मैं आपको जिसके बारे में बताऊंगा वो क्या कहलाएगा। जैसे मैं अगर बोलूं राम जा रहा है, ठीक है, तो मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, राम के बारे में। तो राम क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा, यानी थर्ड पर्सन होगा। चलिए, इससे रिलेटेड बात एक और होती है जो आप पढ़ चुके हैं संज्ञा में। कहाँ पढ़ चुके हैं, संज्ञा में। वो क्या होता है, उसमें पढ़ने का होता है हमें वचन। हालांकि इससे थोड़ा अलग टॉपिक है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में इसी से जोड़ के हम उसको रखते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा। अगर उत्तम पुरुष की संख्या एक हो, मतलब वक्ता या लेखक एक हैं, तो सिंगुलर नंबर में, एक से अधिक होंगे तो प्लूरल नंबर में। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष भी, मध्यम पुरुष ज़्यादातर अधिकांशतः एक ही होता है, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और अन्य पुरुष की बात करें तो इसमें भी अगर अन्य पुरुष का एग्जाम्पल जो है वो सिंगुलर है, यानी एक है, तो सिंगुलर नंबर में उसको हम मानते हैं, और दो होता है तब उसको प्लूरल नंबर में मानते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। जैसे मैंने बोला राम जा रहा है, तो राम क्या होगा, एक वचन में आ जाएगा। लेकिन अगर बोलें वे लोग जा रहे हैं, तो वे लोग बहुवचन में आ जाएंगे। तो इस पर हम अलग से अलग वीडियो में बात करेंगे। स्पेशली यहाँ हमें ये समझना है सर्वनाम और उसके सभी उदाहरण देखते हैं। अगर हम इसके एग्जैक्ट एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, उत्तम पुरुष, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा मैं, हम, ठीक है। मैं सिंगुलर नंबर हो जाएगा, हम प्लूरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। मध्यम पुरुष में अगर बात करें तो हो जाएगा तुम, और क्या हो जाएगा, आप, ठीक है। तुम भी बोल सकते हैं और आप भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से अन्य पुरुष की अगर बात करें तो वे लोग, वे लोग, ये लोग, और क्या आ जाएगा, यह, वह, ये सारा चीज़ आ जाने वाला है कहाँ, थर्ड पर्सन में, यानी अन्य पुरुष इसको बोला जाएगा हिंदी में, तो इसमें आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल ये सब हो जाएगा। इससे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी भी सेंटेंस को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे कि आगे सेकेंड जो इसका क्या है, भेद, सेकेंड वाला वो क्या है। सेकेंड हो जाएगा निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम,
निजवाचक सर्वनाम जो है ये क्या बताता है? निज मतलब शब्द से नहीं पता चल रहा है क्या कि हम खुद के बारे में बात करते हैं? जब निजवाचक की बात करते हैं, वैसे आपने कुछ शब्द सुना होगा, निजी, निजी स्कूल या निजी अस्पताल। इसका मतलब होता है अपने का, खुद का। मतलब वैसे अगर अस्पताल बोले तो उससे सरकारी अस्पताल भी हो सकता है, लेकिन निजी अस्पताल अगर बोला जाए तो खुद का अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल भी जिसको बोलते हैं, या प्राइवेट स्कूल। तो निज का मतलब होता है, निज का मतलब ही होता है अपने आप, अपने आप या अपने का, अपने आप का। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ अपने आप ही आता था, क्या बोलूं? मैं यहाँ अपने आप ही आता था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपने आप यहाँ निजवाचक को क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है, बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा सेंटेंस हम क्या बोल सकते हैं? पहला क्या बोला हमने? मैं यहाँ रोज अपने आप ही आता हूँ, ये बोल सकते हैं। मैं यहाँ रोज अपने आप ही आता हूँ। इसी टाइप का और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं जिसमें अपने आप होगा, तो ये शब्द क्या बताएगा? निजवाचक सर्वनाम को बताएगा। तो निजवाचक सर्वनाम क्या बताता है? आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा। क्या बताता है निजवाचक सर्वनाम? कि वैसा सर्वनाम, वैसा संज्ञा के बदले आने वाले शब्द जो क्या बता देगा? अपने आप के बारे में बता देगा, निज के, खुद के बारे में बता देगा, उसे हम क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम। देखते हैं अगला, हम इसका जो भेद है वो क्या आता है निकल के। हमारा भेद है वो क्या है? अगला हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम ये क्या बताएगा? हमने सबसे पहले पुरुषवाचक, 1 नंबर में पुरुषवाचक, 2 नंबर में निजवाचक, 3 नंबर में प्रश्नवाचक को क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। प्रश्नवाचक क्या होगा? तो वैसा सर्वनाम जो संज्ञा के बदले, वैसा शब्द जो संज्ञा के बदले तो आएगा, सर्वनाम होगा, लेकिन उस शब्द के ही कारण वाक्य अगर बन जाए क्या? प्रश्न, तब उसको क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब वैसा शब्द जो संज्ञा के बदले आता हो और वाक्य को प्रश्नवाचक बना देता हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देता हो, तब उसको क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम कौन हो? तुम कौन हो? अब कौन का मतलब पूछा जा रहा है, तुम कौन हो, इसका मतलब क्या हुआ? आप कौन हैं उसके बारे में, मतलब ये किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में कि तुम कौन हो, मतलब अपना इंट्रोडक्शन दो। ठीक है, तो ये जानना चाह रहा है किसी व्यक्ति के बारे में। ये एक ऐसा शब्द है कौन, जो व्यक्ति के लिए यूज होता है, और व्यक्ति क्या हो जाता है? संज्ञा हो जाता है, और उसको रिप्लेस करके कौन आया है, तो कौन भी क्या हो जाएगा? यहाँ सर्वनाम होगा, लेकिन इसके कारण प्रश्न बन रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। मतलब ऐसा सर्वनाम जो प्रश्न क्रिएट कर दे, उसको क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। देखते हैं इसके बाद दूसरा सेंटेंस हम बोल सकते हैं, कौन आ रहा है? कौन आ रहा है, सॉरी, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। कौन आ रहा है मतलब कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है जो आने वाला है, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, उसके बारे में पूछी जा रही है कि कौन आ रहा है, तो हम यहाँ कौन को प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में कौन को भी रखेंगे। ठीक है, कभी पूछा जाता है ये किसने किया, ठीक है, ये किसने किया, वहाँ भी क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम को भी अच्छी तरह से समझा, इसके एग्जाम्पल को लिया। अब हम आते हैं
प्रश्नवाचक सर्वनाम के आगे इसका अगला भेद कौन सा है उसके बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं चौथा भेद जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या बताता है? किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता के बारे में बताएगा। अगर उसके निश्चितता के बारे में बताता है कि निश्चित तौर पर इसमें ये होगा या फिर ये ऐसा होगा, इन सब टाइप का अगर बन जाता है वाक्य तो हम उसे क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं इसके भी कुछ एग्जांपल्स। जैसे यह साधन उपयोगी है, यह साधन उपयोगी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस साधन के बारे में बताया जा रहा है कि ये निश्चित तौर पर उपयोगी है ही। ठीक है। दूसरी बात क्या हो सकती है? वे लोग ईमानदार हैं, बोल सकते हैं ईमानदार है। वे लोग ईमानदार हैं, मतलब ये निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि वे लोग ईमानदार हैं, मैं उनके बारे में जानता हूँ। मतलब इस सेंस में बोला जा रहा है सेंटेंस, वे लोग ईमानदार हैं। अब अगर आपको पता ही नहीं होगा कि वे लोग ईमानदार हैं या बेईमान, तो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे? तो यहाँ बताया गया है क्या कि वे लोग ईमानदार हैं, मतलब निश्चित तौर पर ये बताया गया है कि वे लोग ईमानदार हैं। तो किसी यहाँ वस्तु के बारे में बोला गया है और यहाँ व्यक्ति के बारे में बोला गया है, और इनके बारे में निश्चय ही उपयोगी हैं और ईमानदार हैं, इसलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस टाइप का सेंटेंस अगर आ जाता है तो इसे निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी का जस्ट अपोजिट जो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आइए उसको भी थोड़ा सा देखते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला गया है? अनिश्चयवाचक में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहेगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेगा कि यहाँ निश्चितता नहीं होगी। जैसे कोई साधन या कोई कलम दे दो। इसका मतलब क्या हुआ? कोई कलम दे दो। इसका मतलब कोई का क्या सेंस है? मतलब जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से कोई भी कलम दे दें। मतलब क्या हुआ? ये पता चल रहा है कि इसमें ये निश्चित नहीं किया जा रहा है कि किसको कलम देना है। ठीक है, कौन कलम देगा ये नहीं बताया गया, सिर्फ बोला गया है कोई कलम दे दो। तो कोई शब्द जो है यहाँ पर यही अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, हम बोल सकते हैं वह कुछ लाया था, वह कुछ लाया था। अब देखिए जरा, यहाँ एक शब्द आया है कुछ, वह कुछ लाया था, मतलब जो चीज़ लाया है वो निश्चित तौर पर पता नहीं है, या निश्चय ही वो कंफर्म नहीं है कि क्या चीज़ लाया था। तो सीधा क्या लिखा हुआ है? वह कुछ लाया था, मतलब कंफर्म नहीं हो रहा है कि क्या लाया गया था। ठीक है, अब हम इसका लास्ट भेद जो है वो क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक ये क्या कहेगा? ये लास्ट छठी भेद है। ठीक है, छठवीं भेद यही है, इसको बोला जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या करता है? दो लोगों के बीच या दो व्यक्ति वस्तु या दो वस्तुओं के बीच, दो व्यक्तियों के बीच क्या करता है? या एक ही व्यक्ति का किसी अन्य चीज़ों से रिलेशन जिस शब्द के द्वारा क्रिएट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, क्या होता है? जो करेगा वो भरेगा।
जैसे हम एक लोकोक्ति भी बोलते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जो करेगा वो भरेगा। यहाँ जो और वो ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है और ये बताना चाह रहा है कि जो कुछ भी करेगा वही कुछ भरेगा, यानी कि उसी को कुछ या तो मिलेगा या फिर अगर गलत कर रहा होगा तो उसी को कुछ लॉस होगा, यानी जो करेगा वो भरेगा। यहाँ जो का वो से क्या है, रिलेशन है, जो का वो से क्या है, रिलेशन है। यही बताता है कि जो कुछ भी गलत करेगा, मान लीजिए ए बी दो लोग हैं, इनमें से जो कुछ भी करेगा वही, यानी ए अगर कुछ किया है तो उसका प्रतिफल ए को ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रिलेट किया जा रहा है, संबंधित किया जा रहा है चीज़ों को, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसका सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो हम बोल सकते हैं जिसकी लाठी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ क्या है, जिसकी और उसकी सेम एक ही लोग के लिए यूज हुआ है, मतलब जिसकी लाठी होगी, यहाँ भी दो पर्सन हम एज्यूम कर सकते हैं, ए और बी दो पर्सन हैं, जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी, यानी अगर एक ही लाठी है तो एक ही भैंस होगी, तो पर्सन तो एक ही हुआ। ठीक है, लेकिन जिसकी और उसकी दोनों किसके लिए यूज हुआ है, ए के लिए यूज हो रहा है, पर्सन ए के लिए यूज हो रहा है। सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ये दोनों ही संबंधवाचक सर्वनाम का क्या है, हिस्सा है, तो दोनों संबंधवाचक सर्वनाम हो गए इस प्रकार से। तो हम लोगों ने यहाँ पर सर्वनाम के सभी भेद को पढ़ा। एक तो पुरुषवाचक के तीनों और यानी कि उसको सब टाइप भी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भेद का भेद बोलेंगे। ठीक है, उसको उसके बारे में भी हमने पढ़ा। भेद का भेद अगर बोलें तो हिंदी है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में अक्सर गलतियां हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एक्टिव रह के और प्रयास करेंगे आपको चीज़ों को समझाने की। तो भेद का अगर भेद हो, भेद का भेद, अनेक शब्दों का एक शब्द में इसका इस्तेमाल हो सकता है, तो भेद का भेद को हम बोलते हैं प्रभेद। क्या बोलते हैं, प्रभेद। तो हमने 6 भेद पढ़ा और एक भेद का 3 प्रभेद पढ़ा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में देखा है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें ये महसूस हो कि आप मतलब अच्छी तरह से समझ पाए हैं और आप हमें भी प्रमोट करना चाहते हैं, आप हमें ये बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए ये सर्विस चालू रखें और पूरे तन मन से करते रहें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे कुछ अच्छा सा टॉपिक, उपयोगी टॉपिक लेकर, जो आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ज़रूर लाभ देगा। धन्यवाद।